पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस तरीके का कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की ओर है, और चुंबकीय क्षेत्र में हमने किसी लूप को रखा हुआ है। ये हमारे पास एक लूप है, इस तरीके का, और इसको हमने क्या किया है, ये इसका अक्ष है ऐसे, और इस लूप को हमने इस तरीके से रोटेट कर दिया। ओमेगा कोणीय वेग से हमने इसको क्या किया, रोटेट किया। कैसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे रखा था, ये इस तरीके से रोटेट कर। पहले जब ये ऐसे रखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जा रहा है अंदर की ओर, तो सारी की सारी चुंबकीय बल रेखाएं इससे होकर जा रही होंगी, तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर से है तो हम यूं कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स जो है वो इससे लिंक है। कौन सा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स। एरिया से अगर जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र लिंक हो जाता है तो हम लोग उसको बोलने लगते हैं चुंबकीय फ्लक्स। फॉर्मूला आता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, बी ए। तो अगर हमने इसको रोटेट किया, इस तरीके से रोटेट किया, चुंबकीय फ्लक्स कम होगा या ज्यादा, कम हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो गया, पहले मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स फंस रहा था और यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। फिर से रोटेट करेंगे, फिर बढ़ेगा, और यहाँ पे जाते जाते बढ़ जाएगा। मतलब कहने का ये हो गया कि अगर हमने इस कुंडली को इस चुंबकीय क्षेत्र में रखकर ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में अगर परिवर्तन होगा तो फैराडे के नियमानुसार इस लूप में या इस कुंडली में एक धारा आएगी, प्रेरित धारा। तो लूप में धारा कैसे आएगी, जब भी किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है, और वह धारा सदैव उस परिवर्तन का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हो। कुल मिला के हमें विरोध की बात बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें यह देखना है कि धारा उत्पन्न हो रही है। वो जो धारा उत्पन्न हो रही है वही धारा कौन सी वाली है जो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। जो प्रत्यावर्ती धारा है वो कौन सी धारा है, जो यहाँ से उत्पन्न है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर जो धारा उत्पन्न हुई है उसी का हम उपयोग करने वाले हैं, उसी को हम लोग बाहर लेकर के बहुत सारे काम करते हैं। तो जनरेटर जो हमारे पास है, जनरेटर का काम क्या है, उसमें क्या होता है, आगे का जो हिस्सा है, एक इंजन लगा हुआ है, इंजन के बाद आगे का हिस्सा जो है जहां पर जो चुंबक है एन और एस, उसके बीच में क्या लगे, आर्मेचर कुंडली। कक्षा 10वीं में आपने पढ़ा आर्मेचर कुंडली। जब इंजन की सहायता से हम लोग कुंडली को घुमाते हैं तो उस कुंडली के बीच में जो फ्लक्स है उसमें क्या होता है, परिवर्तन, और फ्लक्स में जब परिवर्तन होता है तो हमको करंट मिलता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब कितना करंट मिलेगा इसके बारे में हमें चर्चा करनी। तो ओमेगा कोणीय वेग से हम इसको घुमा रहे हैं इस तरीके से, यूं। जब प्रारंभिक अवस्था में इसके अंदर से फ्लक्स कितना लिंक होगा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। बोलो भाई कितना होगा, बी ए कॉस थीटा। ये है फ्लक्स, और अगर ये फ्लक्स है, और हमने एक बात और बोली, ये जो कुंडली है इसमें अगर फेरों की संख्या n है तो हम लोग फेरों से मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि फेरों की संख्या बराबर n, तो ये कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू n बी ए कॉस थीटा। लेकिन यार यहाँ पर जो कुंडली है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है, एंगल का कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, उन्होंने ओमेगा का कॉन्सेप्ट दिया है। तो अगर आपको याद हो तो डिस्कस किया होगा, ये जो ओमेगा होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोणीय वेग। क्या होता है, कोणीय वेग। और कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा बराबर डी थीटा अपॉन डी टी। अगर रेखीय वेग की बात करें तो होता है दूरी बटे समय, ऊपर लिखेंगे दूरी बटे समय। अगर कोणीय वेग की बात करेंगे तो क्या आएगा, कोण बटे समय। अगर इसको हम लोग सामान्य तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, कोण बटे समय। अगर रेखीय वेग होता तो दूरी बटे समय। केवल इतना अंतर होता है रेखीय और कोणीय में। जहां जहां पर आप रेखीय में दूरी लिखते हैं वहां पर कोणीय में कोण लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ परिवर्तन आता है कोण में, वहां परिवर्तन आता है दूरी में। तो आप क्या कर सकते हैं, ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं,
थीटा अपॉन टी। यहां से अगर थीटा बराबर निकाला जाए तो क्या आएगा ओमेगा। कुछ मत कीजिए, थीटा की जगह क्या लिख दीजिए आप। हम जानते हैं कि थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। एक और होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एन, उसका उपयोग अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोणीय वेग का पूरा उपयोग कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू एन बी ए और कॉस ओमेगा टी। जो फॉर्मूला हमारे पास था ओमेगा टी एन बी ए थीटा करके कॉस थीटा करके, वो किसमें परिवर्तित हो गया एन बी ए कॉस ओमेगा टी में। मतलब अब ये जो फॉर्मूला आया किसके पदों में आ गया है, कोणीय वेग के पदों में आ गया। तो कोणीय वेग के पदों में आ गया फॉर्मूला। अब कोणीय वेग के पदों में जैसे आया, लेकिन अभी हमको क्या मिल पाया है, केवल फाई मिल पाया है। और अगर वैद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं तो वैद्युत वाहक बल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, फ्लक्स में परिवर्तन। फ्लक्स में परिवर्तन क्या होता है, डी फाई अपॉन बराबर क्या होता है माइनस का ई। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर, तो माइनस ई लिख सकते हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकालेंगे और वो किसके बराबर होता है, वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो क्या किया जाए, ये हमारे पास फाई है और फाई का जब भी हमको फंक्शन दिया गया तो हमने अवकलन किया। अगर इस फंक्शन का अवकलन कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत वाहक बल। तो कुछ मत कीजिए आप, केवल और केवल फाई बराबर आया एन बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसको उठा के क्या कर दीजिए, अवकलन कर दीजिए। जब जैसे ही आप अवकलन, कैसे सवाल किए हम लोगों ने बहुत, तो ये भी एक सवाल ही है कि आपको क्या बताया गया, फाई बराबर एन बी ए कॉस ओमेगा टी, और आपसे बोला गया कि वैद्युत वाहक बल निकाल के दिखाइए। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन का अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, अवकलन करने पर, जरा ध्यान से समझिए। तो अवकलन कर दीजिए जरा, देखिए जरा कहाँ तक आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपके पास अवकलन करने पर अवकलन कर दीजिए। तो इधर क्या आ जाएगा, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। एन कांस्टेंट है, बी चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट है, ए चुंबकीय क्षेत्रफल कांस्टेंट है। तो क्या आ जाएगा एन बी ए। कौन चेंज हो रहा है, एंगल, ये वाला ओमेगा टी। एंगल अगर चेंज हो रहा है तो हम लोगों को अवकलन करना पड़ेगा कॉस ओमेगा टी का। तो कॉस ओमेगा टी का अवकलन अगर आपको पता हो, कॉस का होता है साइन, माइनस का साइन। अच्छा, ये आ जाएगा माइनस का साइन ओमेगा। एक और बात आपने किया होगा, तो जब आपके पास यहाँ पर के टी नहीं लिखा है और हम कर किसके सापेक्ष रहे हैं, टी के सापेक्ष, लेकिन वो चीज तो लिखी ही नहीं है, तो हम लोगों को एक बार और अवकलन करना पड़ता है। इस वाले हिस्से का एक बार और करना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अरे पढ़ा है ना ऐसा, टी मान के करते थे, लेट करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, लेकिन टी की जगह क्या लिखा है, ओमेगा टी। तो इसका इस वाले हिस्से का एक बार और करना पड़ेगा और जितना आएगा उससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो इसका जब आप ओमेगा टी का करेंगे तो कितना आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करा लीजिए। तो फाइनली आएगा आपके पास, ये लिख दीजिए जरा, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, माइनस आगे लगा लीजिए साइन ओमेगा टी। तो ये आ गया आपके पास चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं वैद्युत वाहक बल, जो किसके बराबर है, माइनस ई के बराबर है। आप चाहे यहाँ माइनस लगा लें, चाहे यहाँ माइनस लगाए, दोनों जगह कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का ई इज इक्वल टू माइनस का एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस से माइनस कैंसल आउट, तो ई बराबर आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा। तो अगर कोई कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, तो उसके द्वारा जनरेट वैद्युत वाहक बल कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको याद हो एक क्वेश्चन हमने करवाया था, कमला किसी साइकिल को ओमेगा कोणीय वेग से घुमा रही है, उसमें हमने केवल फॉर्मूला लगाया था एन बी ए ओमेगा। वहां पर हमने इसको नहीं समझाया था कि क्यों आया है, लेकिन वहां पर उन्होंने एक बात बोली थी कि अधिकतम वैद्युत
वाहक बल कितना होगा अधिकतम। उन्हें पूछा था अधिकतम कितना होगा, लोवेस्ट नहीं पूछा था। बोला था कि जब साइकिल को घुमाएगी तो अधिकतम वैद्युत वाहक बल कितना प्रेरित होगा ये बताइए, अधिकतम। लेकिन अभी ये अधिकतम नहीं आया है। अभी क्या आया है कि कोई भी किसी भी कंडीशन में आप निकालें, कोण कितना भी हो, इस फॉर्मूले से आप वैद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। अधिकतम के लिए क्या करना है, अगर मैक्सिमम पूछा जाए कि वैद्युत वाहक बल का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू में फिर से आप चेक कीजिए, एन को आप चेंज नहीं कर सकते। अब बी आपके पास कांस्टेंट है, ए भी आपके पास कांस्टेंट है, ओमेगा ओमेगा जो है वो कोणीय वेग है। लेकिन आप घुमा किसको रहे हैं, एंगल चेंज कर रहे हैं आप। और अगर आप एंगल चेंज कर रहे हैं तो इस वैल्यू को आप चेंज कर रहे हैं। साइन का अगर इस पूरे को आप अधिकतम करना चाहते हैं तो किसको अधिकतम कर दीजिए, किसको अधिकतम कर दीजिए, साइन ओमेगा टी को क्या कर दीजिए, अधिकतम कर दीजिए। और किसी को आप चेंज कर ही नहीं सकते, और किसी चीज को आप चेंज कर ही नहीं सकते। तो आप अगर साइन ओमेगा टी को अधिकतम कर देते हैं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो वैद्युत वाहक बल के अधिकतम मान के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ई मैक्स, क्या बोलते हैं, ई मैक्स। अगर ई मैक्स की बात करें तो होना क्या चाहिए, इसके लिए होना चाहिए हमारे पास साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी। साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो होता है 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। कोई भी एंगल आप रख लीजिए, 1 से ज्यादा साइन वैल्यू नहीं दे सकता है। और लोवेस्ट जो वैल्यू होता है साइन का वो होता है -1। साइन मैक्सिमम में जाता है +1 तक और न्यूनतम में जाता है -1 तक। यही इसका रेंज भी है, आपने रेंज निकाला होगा तो वो आता है +1 से -1। तो साइन ओमेगा टी इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है तो आप इस साइन ओमेगा टी की जगह क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। तो ये आ जाएगा ई मैक्स इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। कौन सा मान है, अधिकतम मान। कई बार इसको ई मैक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में जब भी इसको लिखा जाएगा तो इसको रिप्रेजेंट किया गया है ई नॉट से। इससे रिप्रेजेंट किया गया है ई नॉट, तो क्या आ जाएगा एन बी ए ओमेगा। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितना आएगा, एन बी ए ओमेगा। एन बी ए ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू है, इसी को हम लोग बोल सकते हैं ई नॉट। क्योंकि हम जब समीकरण अभी बनाने वाले हैं उसमें जो सभी जगह लिखा गया है, पेपर में भी जब पूछा जाएगा तो आपको उसको ई नॉट से ही रिप्रेजेंट करके पूछा जाएगा। स्टैंडर्ड मान के चल सकते हैं इसको। तो जब भी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी, एन बी ए ओमेगा। और इसी को क्या लिख सकते हैं, ई नॉट बराबर एन बी ए ओमेगा। इसीलिए हमने वहां पर फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था, एन बी ए ओमेगा। हमने बोला था कि जब एसी पढ़ाएंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। तो वहां पर आपको वैद्युत वाहक बल का कौन सा मान निकालना था, मैक्सिमम वैल्यू निकालना था। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगर कोई भी, चाहे आप जनरेटर की बात करें चाहे टरबाइन की बात करें, बनाया कैसे जाता होगा। अगर एक बात सोचो जरा, अगर आपको एसी करंट बनाना है, अब एक बात और यहाँ पे देखिए जरा, जो हमने अभी बोला था एसी का कुछ ऐसा ग्राफ माइनस प्लस में चलता है, साइन आया है ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। साइन का ग्राफ सभी लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा, इस तरीके से होता है यूं सांप की तरह। इसका मतलब हाफ साइकिल में पॉजिटिव रहेगा, हाफ साइकिल में नेगेटिव रहेगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट तरीके से अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करेगा। ये अभी हम आपको बना के भी दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनने वाला है। तो फिलहाल मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बाकी डिस्कशन अभी करते हैं। तो फिलहाल इसको जरा नोट कर लीजिए। हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन टाइप है, डेरिवेशन मान सकते हैं। चित्र का मतलब ये जरा समझिए, एक कुंडली है हमारे पास, इस तरीके से रखी है, 4 कोने की भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, गोलाकार भी, कैसी भी हो सकती है। इसको यूं रोटेट करो, ऐसे। जब आप ऐसे रोटेट करेंगे ऐसे मान लीजिए है, और ये चारों बंद है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किया है, ऐसे यहाँ पे कुछ लगा के रखा है, जनरेटर में ऐसे यहाँ पे कुछ लगा के रखा होगा, ऐसे रोटेट कर रहे हैं इस तरीके से। तो ऐसे अगर रोटेट करेंगे इसको तो फ्लक्स में परिवर्तन आएगा, फ्लक्स में अगर परिवर्तन आएगा
तो फाई कितना आएगा वी ए कॉस थीटा, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, थीटा को चेंज कर दिया, थीटा बराबर क्या आएगा ओमेगा टी रख दिया। फेरों की संख्या अगर रहने तो इससे मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा। हमको निकालना है वैद्युत वाहक बल। वैद्युत वाहक बल क्या होता है डी फाई अपॉन डी टी। तो इसका उठा के क्या कर दिया हमने अवकलन कर दिया। अवकलन जैसे किया हमने तो इस तरीके का कोई सीन बना, ये बन के आया। अवकलन करना आप जानते ही हैं, अगर टी के सापेक्ष कर रहे हैं और टी की जगह कुछ और लिखा है तो एक बार और करना पड़ता है, अगेन एंड अगेन वाला सिस्टम। तो ये इसका जब ओमेगा टी का दोबारा किया तो उसका आया ओमेगा, ओमेगा से ये मल्टीप्लाई। और हमने मैक्सिमम की बात की तो साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 1, तो ये आ जाएगा मैक्सिमम कितना आ जाएगा ई मैक्स बराबर एन बी ए ओमेगा। ओके, किस तरीके से हाँ हेडिंग आप डाल सकते हैं विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक या उत्पन्न वैद्युत वाहक बल, ऐसे डालिए उत्पन्न वैद्युत वाहक बल। भाई बातचीत नहीं कीजिए। वाहक बल इतना ही है, इतना ही है। तो मिनिमम का केवल कॉन्सेप्ट इतना है कि वो नीचे के हिस्से में जाएगा लेकिन होगा वो मैक्सिमम ही, क्योंकि वो केवल माइनस में जाएगा अपोजिट, बाकी होगा तो वहां पे भी जाके मैक्सिमम ही बनाएगा। नहीं हम केवल यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, जीरो वाले में तो हो सकता है बीच में किसी आएगा। सजी आधी पीछे होती है यार। ये सारी बातें हम लोग एक बार पीछे भी कर चुके हैं। जब भी कभी हमको फाई का फंक्शन दिया जाता था तो ई निकालने के लिए हम लोग अवकलन ही करते हैं, वही काम फिर से कर रहे हैं। पांच नंबर एसी से आपको मिलने ही वाले, 5 से 7 नंबर भी हो सकते हैं। और छोटा सा है रटी राइट चीजें आएंगी जिस पर हम बोल दें, इस पे आपको फोकस करना है, उस पर कर लीजिएगा। रटी राइट चीजें आपको मिलेंगी। न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो शायद अगर सबको सही रहा तो न्यूमेरिकल भी वही आ जाएगा जो करवाएंगे। 2 4 10 करवाएंगे, उन्हीं में से कोई एक आ जाएगा अगर आना होगा तो। ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा।
भाई आवाज नहीं करें। हटा दिया जाए, हटा दें भाई। तो इस तरफ का पोर्शन थोड़ा सा हटा रहे हैं हम। इक्वेशन हमारे पास क्या आई है, ई नॉट बराबर NBA ओमेगा। अगर इस ई नॉट का वैल्यू हम लोग, जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ई का जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन था वो कितना था भाई, ई बराबर NBA ओमेगा साइन। क्या इस वैल्यू को ई नॉट लिखा जा सकता है? अगर इस वैल्यू को हम लोगों ने ई नॉट लिख लिया, ये वैल्यू आ जाएगी ई नॉट, और अगर ई वैल्यू इसको ई नॉट लिख दिया तो हमारे पास ई बराबर क्या आ जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा। अब हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन बना है, जिसका उपयोग सबसे ज्यादा होने वाला है, वो क्या है, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा, जहां पर ई नॉट क्या है, वोल्टेज का उस प्रत्याहुत जो हमारे पास हमने कुंडली वगैरह बनाई है, उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज का वो ये है, और उसके साथ में क्या चलेगा, साइन ओमेगा। मैक्सिमम वैल्यू में किस तरीके से परिवर्तन होने वाला है, वो ये साइन के तरीके से होने वाला है। अगर ग्राफ की बात करें तो साइन का ग्राफ हमारे पास क्या होता है, साइन का ग्राफ आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से होता है, यही तो होता है साइन का ग्राफ। यहां पर इस जगह पे 0,0 और धीरे धीरे यहां पर क्या आएगा, पाई, यहां पर 2 पाई, उसके बाद यहां पे 3 पाई, कुछ बीच के हिस्से भी लिख दे रहे हैं। ये आएगा पाई बाई 2। एंगल के फॉर्म में बात कर रहे हैं, समय के में भी बात कर सकते हैं कि समय के हिसाब से क्या होगा, तो अभी फिलहाल हम लोग एंगल के फॉर्म में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 80, ये हो गया 180 में, ये जो इतना हिस्सा होता है ये 90 का होता है, तो ये 180 में 90 और जुड़ गया 270 को क्या लिखते हैं, 3 पाई बाई 2। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर समय के हिसाब से बात करें तो समय के अकॉर्डिंग 0 से शुरू किया आपने, और ये आप देख रहे हैं हाफ साइकिल हो गया है, आधा चक्कर कंप्लीट हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ साइकिल। तो हाफ साइकिल अगर कंप्लीट हुआ, पूरा एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। क्या बोलते हैं उसको, आवर्तकाल। कोई भी चक्कर लगाने वाली या दोलनकारी वस्तु जो कुछ भी है, एक चक्कर जितने टाइम में पूरा करती है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल। जो कुंडली है, इतना वोल्टेज का प्रवाहित हुआ जब वो हाफ साइकिल घूम पाई। हाफ साइकिल जब घूमेगी तो यहां तक आ पाई होगी 180, मतलब हाफ साइकिल। और हाफ साइकिल में जो टाइम लगेगा वो लगेगा T/2। तो टाइम के हिसाब से अगर देखें तो टाइम कितना हुआ होगा, T/2। एक पूरे चक्कर में जितना टाइम लगता है उसका आधा समय यहां तक पूर्ण हो चुका है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अगर और बात करें आगे, तो जब आधा चक्कर इधर कंप्लीट कर लिया और आधा चक्कर किधर कंप्लीट किया करेगी नीचे, इस तरह, तो यहां तक जब आएगी तो कितना हो गया होगा, T हो गया होगा। पूरा एक चक्कर कब कंप्लीट होता है, जब हाफ साइकिल ऊपर जाता है और हाफ साइकिल नीचे जाता है। ऊपर जाने में इसको हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में हो रहा है, और नीचे जाने में क्या बोल रहे हैं, माइनस। और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि अल्टरनेट तरीके से ये माइनस और प्लस चेंज हो रहा है बार बार। तो हाफ साइकिल में ये अगर अपनी दिशा को ऐसे रखता है तो दूसरी हाफ साइकिल में अपनी दिशा को चेंज करके इधर आ जाएगा, मतलब अपनी दिशा को क्या कर देगा, चेंज करेगा। आधे समय तक धारा की दिशा क्या होने वाली है, इधर से इधर, और आधे समय में धारा की दिशा क्या होने वाली है। ऐसा क्यों हो रहा है इसको भी समझाते हैं। जब आप किसी कुंडली को घुमा रहे हैं तो 0 से आपने घुमाना चालू किया। जब आपने 0 से घुमाना चालू किया, यहां पर यहां तक क्या हुआ,
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हुआ वो क्या हुआ, मैक्सिमम 0 से 90 जितना हुआ परिवर्तन वो क्या हो गया, मैक्सिमम। लाओ जरा कोई सीट लाओ, बताते हैं, सीट लाओ। आपने इसको ऐसे रखा हुआ है, ऐसे था ना हमारे पास, पूरा फ्लक्स फंस रहा है, आपने घुमा के ऐसे 90 चेंज कर दिया। फ्लक्स में परिवर्तन कितना, 0 से 90 में पूरा फ्लक्स बदल गया। 0 पहले फ्लक्स कितना था, मैक्सिमम, फिर अचानक क्या हो गया, 0 हो गया, फ्लक्स खत्म हो गया। परिवर्तन क्या हुआ, मैक्सिमम। पहले फ्लक्स था मान लीजिए 100 और जब आपने ऐसे कर दिया कितना हो गया, 0, कोई नहीं फंसेगा इसमें क्योंकि एंगल कितना हो चुका है, 90, एंगल 90 हो गया। ऐसे था। आप किसके साथ एंगल देते हैं, क्षेत्रफल के साथ। पूरा का पूरा जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया वो इस तरीके से बनाया, ऐसे फंस रहा पूरा इसमें, ऐसे कर दिया, कोई नहीं फंसेगा। फ्लक्स में परिवर्तन मैक्सिमम, वोल्टेज भी 0 से बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, मैक्सिमम। अब देखो फिर से यहाँ पे 0 हो चुका है, अब फिर से फंसेगा, फिर चेंज हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है। फिर से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम के बाद फिर से चेंज आ रहा है, फिर से चेंज आ रहा है। तो अब की बार क्या कर रहा है, देखो डिक्रीज कर रहा है नीचे। फिर क्या हो गया, चेंज कितना हो गया, पूरा जैसे ऐसे था, फिर चेंज कितना हो गया, फिर ऐसे आ गया। अब फंसा जाके फिर से लिंक हुआ, धीरे से बढ़ना चालू हुआ फ्लक्स और बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, अब मैक्सिमम हुआ। और उस समय पर फ्लक्स में परिवर्तन फिर से आया। तो पहले 0 से लेकर के 90 तक फ्लक्स में परिवर्तन मैक्सिमम था, तो वोल्टेज भी देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर गया। और फिर से उसके बाद क्या किया, डिक्रीज करने के बाद क्या हो गया, 0 आ गया, फिर से 0 हो गया, फिर से वहीं उसी पोजीशन में पहुंच गया, जैसी पोजीशन में था ऐसा था और ऐसा ही हो गया, फिर से 0। अब ये अपोजिट में जा रहा है। अपोजिट का मतलब क्या है, एंगल कितना हो जाएगा, 270। और जब 270 होता है तो वैल्यू कॉस की चलती है माइनस में। वैल्यू किसमें चलती है, माइनस में चलती है। कॉस 270 कितना होता है, कॉस 270 निकालो, निकालिए भाई। अच्छा वोल्टेज चल रहा है, साइन, तो साइन देखिए, वोल्टेज चल रहा है, जितना भी आए माइनस में आएगा। और अगर माइनस में आएगा तो देखो वोल्टेज किधर जा रहा है, माइनस जा रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है या वोल्टेज बढ़ रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, माइनस में, क्योंकि कॉस साइन 270 की वैल्यू कितनी, माइनस में आती है, जो भी आती है माइनस में आती है। तो ये किधर चला गया, माइनस में चला गया। माइनस के बाद फिर से अभी माइनस में, ये कहां तक आएगा, 270 से 360, तब एक चक्कर हो पाएगा। 270 से कितना, 360 कॉस 360 की वैल्यू कितनी आएगी, कितनी आएगी। फिर से देखो बढ़ते बढ़ते 0 से कम हो रहा है, 0 से फिर से कहां आ गया, 0 पे। तो एक पूरे साइकिल की अगर हम लोग बात करें, 90 तक इंक्रीज करेगा, उसके बाद घटने लगेगा फ्लक्स, और फ्लक्स घटते घटते फिर किस में चला जाएगा, फिर वो 180 वाला सीन खत्म हो जाएगा। कहां से चालू हो जाएगा, 270 में। और अगर 270 में चालू हो जाएगा तो फिर किधर चला जाएगा, माइनस में। मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो, पहले पॉजिटिव था अब क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया, इतना चेंज आया है। तो जब पहले पॉजिटिव में चलता है फिर किस में आ जाता है, नेगेटिव में आ जाता है, ये चेंजेस है। तो पहले हाफ साइकिल में वैद्युत वाहक बल पॉजिटिव रहने वाला है, दूसरे हाफ साइकिल में वैद्युत वाहक बल नेगेटिव। इस वजह से दिशा क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तुरंत दिशा चेंज हो जाएगी। तो ये सीन पूरा चल रहा है। फिर से आप समझ लीजिए, 0 से 90 में फ्लक्स में जो परिवर्तन आ रहा है या वैद्युत वाहक बल में जो आ रहा है वो पॉजिटिव में चल रहा है। क्यों, क्योंकि फ्लक्स में हमारे 0 से 90 में परिवर्तन प्लस में रहेगा, और जब आप 180 के बाद में परिवर्तन करेंगे तो वो किस में चला जाएगा, माइनस में। तो एक माइनस बचेगा ना, और वो माइनस किधर है, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। 180 तक डायरेक्शन एक में रहती है, और जैसे ही 180 के बाद 270 से 360 तक जाते हैं नेगेटिव चला जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा है, साइन 270 की वैल्यू लिख के देख लीजिए, और उसके बाद 360 वाले में वो एरिया किसमें रहता है, माइनस में रहता है। ओके, अब इधर देखिए, इधर देखिए जरा, यहां पर इस जगह पर क्या है, वोल्टेज मैक्सिमम है। इस पोजीशन पर वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम है। बताओ कितना होगा,
कितना होगा इस जगह पे? वोल्टेज मैक्सिमम है, कितना लिखे? ई नॉट। मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? ई नॉट। आपने मैक्सिमम निकाल रखा है ना, कितना आएगा? यहाँ पे जाते जाते वोल्टेज मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना? ई नॉट। तो ग्राफ का ये जो पीक वाला पॉइंट है वो क्या बताएगा हमको? ई नॉट बताएगा कि मैक्सिमम वैल्यू आई थी। उसके बाद जो लोवेस्ट वाला है ये भी ई नॉट ही बताएगा, लेकिन कौन सा ई नॉट? माइनस ई नॉट, कि मतलब लोवेस्ट में कितना गया है। तो वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट और लोवेस्ट मिलेगा माइनस का ई नॉट। तो ये हमें वोल्टेज इस तरीके से प्राप्त हो जाएगा। हाफ साइकिल में धारा अगर राइट फ्लो करेगी तो हाफ साइकिल में धारा लेफ्ट फ्लो करेगी। एक और चीज ध्यान देने वाली है, जब आप इसमें इस तरीके से मोशन करवाएंगे या धारा ऐसे बह रही है, एक चक्कर की जरा बात कीजिए। आपने यहां से शुरू किया है, इसको जहां शुरू किया उसको थोड़ी देर के लिए हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हो सकता है इसके आगे भी ग्राफ रहा हो या इसके बाद भी। एक हम लोगों ने शुरुआत से देखते हैं जरा, यहां से अगर आपने शुरू किया है तो अंत कहां पे हुआ है? एक चक्कर का यहाँ पे, ठीक है ना। तो या तो ये वाला एंड पॉइंट ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए। अगर ये वाला लेंगे तो ये आगे वाले के लिए कंसीडर हो जाएगा, और अगर ये वाला छोड़ देंगे तो ये उसके आगे वाले में कंसीडर हो जाएगा। एक बार एक चक्कर में जब ये करंट फ्लो करता है तो कितने बार जीरो हो रहा है? कितने बार जीरो हो रहा है? 1 2। इसको फिर नहीं लीजिए आप, अगर आप इसको शामिल कर रहे हैं तो ये वाला दूसरे वाले में बनाएगा जाके ना। अभी आपने खत्म नहीं किया है, अगर आपने यहां से शुरुआत की है, इसको आपने कंसीडर किया तो 1 0 ये मिला और 1 0 ये मिला, एक तीसरा वाला ये भी मिला, लेकिन ये वाला अगले वाले चक्कर में कंप्लीट हो जाएगा ना। तो अभी चक्कर खत्म नहीं हुए। तो एक बार चक्कर जब कंप्लीट होता है तो धारा का मान या फिर वोल्टेज का मान कितने बार जीरो होता है? 2 बार जीरो होता है एक चक्कर में, 2 बार जीरो हो रहा है। और ऐसे ही अगर 1 सेकंड में मान लीजिए 50 चक्कर लगाए जाए, ध्यान समझना जरा। अगर 1 सेकंड में ये जो वेव है कितने बार वाइब्रेशन कर रही है? 50 बार। जो घरेलू लाइट आती है हमारे यहाँ, कुछ चर्चाएं हैं विशेष, घर में जो लाइट आती है, आप कोई चार्जर वगैरह देखिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट देखिए, उसमें लिखा होगा 220 वोल्ट और बगल में उसी के लिखा रहता है 50 हर्ट्ज लिखा रहता है। देखना जरा, नहीं देखा हो तो। जो हमारे यहाँ घरेलू लाइट आती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब ये है 1 सेकंड में ये 50 साइकिल कंप्लीट करता है। 1 सेकंड में कितने साइकिल कंप्लीट करता है? 50 साइकिल। 50 बार ऐसे ऐसे 180 वाले चक्कर कितने बार मारता है? 50 बार। ये जो हमारे पास घरेलू लाइट है कितनी बार चक्कर? ऐसे ही आपको मिलेंगे, एक ही बार ये, फिर एक आप कंप्लीट हुआ है। यहाँ तक जो ये कंप्लीट हुआ है इसके कितने चक्कर? 50। तो जीरो कितनी बार? 100 बार। जीरो कितनी बार हो रहा है? 100 बार। और अगर जीरो 100 बार हो रहा है तो एक बल्ब जो हम लोगों ने घर पे लगा रखा है वो 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा, लेकिन अपने को तो जलता ही नजर आता है। जो एसी सर्किट से जितने भी बल्ब वगैरह जल रहे हैं, जो भी इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, वो 1 सेकंड में 100 बार चलेंगे, 100 बार बंद होंगे। बल्ब है 100 बार जलेगा और 100 बार बुझेगा। 1 सेकंड में हो रहा है सब काम। ये ध्यान रखिएगा। अगर ये काम 1 घंटे में हो तो आप देख लेंगे, लेकिन ये कितने टाइम में हो रहा है? 1 सेकंड में हो रहा है। और अगर 1 सेकंड में हो रहा है तो हमारी जो आंखों की क्षमता है, दृश्यता है, हमारे आंखों में कोई भी चित्र 1/10 सेकंड तक ठहरता है। अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं तो 1/10 सेकंड तक उसी का चित्र बना रहेगा। उसके पहले अगर कोई दूसरा चित्र बन गया तो हम उसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उसी का बना हुआ है पहले वाले। एक बार हमने बल्ब को जलते देखा तो 1/10 सेकंड तक वही बल्ब का जलता ही हुआ ही था हमारे आंखों में रहेगा, और उसी टाइम में 2-3 बार बंद हो गया तो क्या मतलब है? उसी टाइम में हुआ ना। हमको तो कौन सा नजर आएगा? तो 1 सेकंड में अगर 100 बार जल रहा है, 100 बार बुझ रहा है, तो हमारी आंखें उनको देख नहीं सकती। इसलिए हमको क्या प्रतीत होता है? जलता हुआ ही प्रतीत होता है। तो जबकि हो क्या रहा है, इसी सर्किट से जितने भी बल्ब वगैरह जल रहे हैं 1 सेकंड में 100 बार जलते हैं और 100 बार बुझते हैं, क्योंकि उसकी आवृत्ति कितनी है? 50। अगर आवृत्ति है 50 चक्कर लगा रहा है तो जीरो कितनी बार होगा? 100 बार। तो 1 सेकंड में कितनी बार जलेगा बुझेगा? 100 बार। एक और क्वेश्चन यहीं पे, जैसे हमारे पास एक हम लोगों ने बनाया था धारा मापी, चल कुंडली धारा मापी। अब चल कुंडली धारा मापी को अगर एसी सोर्स में लगा दिया जाए
क्वेश्चन समझ लेना। चल कुंडली धारा मापी को अगर एसी सोर्स में लगा दिया जाए, क्योंकि वो किस पर आधारित है, चुंबकत्व पे। जब भी किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके ऊपर एक बल आघूर्ण लगता है, जिसके कारण कुंडली घूमने लगती है। आपने एसी सोर्स में लगाया, एसी सोर्स ने एक बार धारा भेजी इसमें, ऐसे ऐसे करके भेज रही, बल लगा, मान लीजिए ऐसे ऐसे घूमना चाहा इसमें, जैसे ही ऐसे घूमना चाहता है तब तक धारा की दिशा चेंज हो गई हाफ साइकिल के बाद। ये हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन में भी आपको समझाया था हमने, कि जब तक ये ऐसे घूमने का, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, चल कुंडली धारा मापी की, ये कुंडली ऐसा घूमना चाहती है, लेकिन जब तक ये घूमी ऐसे तब तक धारा की दिशा, अब ये वाली धारा कह रहेगी इधर घूमो, तो 1 सेकंड में ये 100 बार इधर जाना चाहेगा और 100 बार, क्योंकि भाई डायरेक्शन चेंज हो जाती, एक बार 0 हो रहा है, तो होना क्या चाहिए, अगर ये 1 सेकंड में 100 बार इधर जाना चाहे, 100 बार इधर जाना चाहे, ये संभव ही नहीं। इतनी जल्दी जल्दी ये कुंडली कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें कुंडली में कुछ जड़त्व तो भी है, वायर वगैरह है, और जो कुंडली वगैरह लगा रखी वो इतना स्मूथ नहीं है कि 100 बार इससे फ्लक्चुएट कर पाए। तो इस वजह से अगर आप चल कुंडली धारा मापी को एसी सोर्स में लगा करके धारा को मापने का प्रयास करेंगे, तो चल कुंडली धारा मापी से आप एसी सोर्स की करंट को नाप नहीं पाएंगे। एसी करंट नहीं नापी जा सकती है चल कुंडली धारा मापी से। क्वेश्चन पूछ लिया था वाइवा में कि क्या डीसी नपेगी उससे, तो चल कुंडली धारा मापी से अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा को नापा नहीं जा सकता। क्यों नहीं नापा जा सकता है, क्योंकि वो 1 सेकंड में फ्लक्चुएशन इतना ज्यादा करेगी कि वो सुई इतनी जड़ होती है कि वो आपको फ्लक्चुएशन नजर ही नहीं आएगा। 100 बार इधर जाना, 100 बार इधर जाना, ये संभव नहीं है। इसलिए आपको सुई कैसे नजर आएगी, स्थिर नजर आएगी, ना राइट ना लेफ्ट, वो वही नजर आएगी, जबकि करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो करने के बावजूद भी सुई इधर उधर नहीं होगी। तो आप प्रत्यावर्ती धारा को चल कुंडली धारा मापी से नाप नहीं सकते। उसको किसमें लगाएंगे, डीसी के लिए बना है वो। इसके लिए हमारे पास अलग यंत्र हैं, अलग यंत्रों से इसकी धाराएं नापी जाती हैं। तो इसके लिए अलग एमीटर वगैरह बनाए जाते हैं जिससे इसको नापना है। और कुछ खास बातें कि जो वोल्टेज हमारे पास है उसमें मैक्सिमम वैल्यू की भी हम लोग बात करें, कितना मैक्सिमम वैल्यू आ सकता है। तो फिलहाल हमारे पास इक्वेशन क्या बन के तैयार हुआ, E बराबर E0 साइन ओमेगा t। इसको और क्या लिखा जा सकता है वो भी लिख दे रहे हैं। अब हम लोग इसको क्या लिख के चलने वाले हैं, अगर धारा की यहीं पे बात करें तो धारा के लिए समीकरण क्या बनने वाला है, वोल्टेज के लिए, और इसको लिख सकते हैं हम लोग V बराबर V0। भाई वोल्टेज को अगर चाहे तो हम लोग V भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इस समीकरण को इस तरीके से V रिप्रेजेंट किया जा सकता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा t, जहां पर V बाहर प्राप्त वोल्टेज है और ये वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज है। साइन ओमेगा t घुमाने में एंगल वगैरह चेंज वगैरह को बताएगा। और अगर धारा की बात करें तो धारा के लिए क्या लिखेंगे, धारा के लिए इसी फॉर्मूले को कितना चेंज करेंगे, हमारे पास होता है V बराबर IR। V बराबर क्या होता है, इसको भी लिखेंगे V बराबर IR, इसको भी लिखेंगे IR, इसमें मैक्सिमम चलेगा तो इसको क्या लिखेंगे I इंटू R। प्रतिरोध बराबर यहाँ क्या लिखेंगे I नॉट इंटू R नॉट नहीं भाई, प्रतिरोध जो एक बार लगा दिया वो थोड़ी चेंज होने वाला है, उसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम थोड़ी होने वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे I इंटू R, V बराबर IR से यहाँ क्या लिखेंगे I नॉट इंटू R, क्या आ जाएगा साइन ओमेगा t, R से R अलग कर, तो I बराबर क्या आ जाएगा I नॉट साइन ओमेगा t। ये आ गया करंट का इक्वेशन। वोल्टेज का इक्वेशन क्या है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t। करंट का इक्वेशन क्या है, I बराबर I नॉट ओमेगा t। दोनों ऑलमोस्ट सेम है, केवल किसका अंतर है, यहाँ पर V लिखा जाता है, यहाँ पर I लिखा, इसलिए याद करने में भी कोई समस्या नहीं है। अगर वोल्टेज का इक्वेशन याद है तो करंट का भी याद है। वोल्टेज वाले में V चलता है और करंट वाले में I चलता है। तो इसका आएगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा t, इसका आएगा I बराबर I नॉट ओमेगा t। अगर आप कभी फर्स्ट ईयर वगैरह में पढ़े हो किसी वेव का इक्वेशन, तो वेव का इक्वेशन होता है y बराबर a साइन ओमेगा टी। a साइन ओमेगा टी वेव के लिए होता है। ये जो इतना हिस्सा लिखा है इसको आयाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं। और अगर आपके पास, चलिए कोई बात नहीं पता है, छोड़िए जरा उसको, सब छोड़ दीजिए। अगर आपके पास इस तरीके का कोई वेव है, ये क्या है इसका मैक्सिमम मान, ये क्या है इसका मैक्सिमम मान है। अरे मैक्सिमम मान है कि नहीं, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। कोई पेंडुलम है, मान लीजिए झूला, पेंडुलम नहीं देखे, चलो झूला देखें सामान वाला,
सावन। हाँ हाँ, तुमको बुलाया वाला, ठीक है ना। तो सावन वाला जो झूला होता है वो अगर उसमें आप झूल रहे हैं मान लीजिए, तो इधर देखो भाई सभी लोग, तो वो क्या होगा, इस तरीके से इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। ये जो गति कर रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आवर्ती गति। और इसमें कोई भी पेंडुलम, इसको पेंडुलम भी यही सीन होता है। झूला जो मैक्सिमम एक तरफ जाता है, अधिकतम एक तरफ मिड वाले पॉइंट से एक तरफ किसी भी ओर जो मैक्सिमम जाता है उसको हम लोग बोलते हैं उसका आयाम। आयाम का मतलब अपने मिड वाले पॉइंट से किसी भी एक ओर अधिकतम कितना जा सकता है उसको बोलते हैं आयाम। तो ये जो हमारे पास इसका हमने वेव बनाया है, वेव के रूप में मैक्सिमम कितना गया यहाँ तक, और इसकी वैल्यू कितनी आई E0। तो अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमारे पास प्रत्यावर्ती धारा है इसका आयाम कितना है, तो आयाम भी कितना आएगा E0, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आपको मिला है। तो इसको आयाम भी कई बार बोल दिया जाता है। अगर कई बार बोले आपसे कि आयाम ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब है वोल्टेज का या फिर धारा का आपको कौन सा मान ज्ञात करना है, मैक्सिमम वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ध्यान रखिएगा, आपको इक्वेशन निकालना आ गया है, इक्वेशन के बाद मैक्सिमम वैल्यू निकालना आ गया है। मैक्सिमम वैल्यू बहुत निकलवाते हैं कि मैक्सिमम निकाल के दिखाइए, और अगर आपको मैक्सिमम समीकरण बना के दे दे, वो समीकरण अगर आपको बना के देते हैं तो आपको केवल तुलना करानी है। मान लीजिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है यहाँ पे V बराबर 2 sin ओमेगा टी, हमसे बोले कि वोल्टेज का मैक्सिमम मान निकाल के दिखाइए। अरे भाई यही है, यही है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, जो V0 की जगह लिखा है वही है। तो आपको केवल और केवल तुलना करानी है। ओके, ध्यान रखिएगा जरा, नोट कर लीजिए जरा इसको भी। तो करंट का इक्वेशन क्या आएगा, एक इक्वेशन के थ्रू बताते हैं हम, सवाल लिखिए। यानी जब दो तरंगे एक साथ चले, अभी तो सिंगल है, ये बनाने भाई, हाँ बना। अगर दो तरंगे एक साथ चलती तो अभी फिलहाल तो ये सिंगल वेव है, करंट का जो है एक सिंगल वेव बनाया है। भाई आवाज नहीं करें।